हाय हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? फोर्स डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ फोर्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल काउज है जिसके वजह से कोई बॉडी क्या होता है, अपनी जगह से मूव करता है या फिर अपने स्टेट को चेंज करता है। टाइप्स ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द टोटल सम ऑफ फोर्स विल बी जीरो, देन दैट फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। और अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, नॉन जीरो होगा, तो वो नॉन अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। और अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से ही कोई बॉडी क्या होता है, अपने स्टेट को चेंज करता है। ठीक है। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, कोई भी बॉडी पर इनर्शिया होता है जिसके वजह से वो अपने स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and our body in motion will continue in motion in a straight line with uniform velocity unless it is compelled by an external force। जब तक हम लोग बाहर से कोई फोर्स नहीं देंगे, कोई बॉडी अपना स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा। सपोज दैट ये पेन है, ये रेस्ट में है, जब तक इसमें हम फोर्स नहीं देते हैं, इसको हम कितना भी बोल दे कि उधर जाओ, नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स दिए, ये क्या हो गया, मूव हो गया। तो यही है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, जब तक एक्सटर्नल फोर्स हम लोग नहीं देंगे वो बॉडी मूव नहीं करेगा या फिर अपने यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया है मोमेंटम। मोमेंटम डिटेल्ड में डिस्कशन किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, आप लोग चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। मोमेंटम को डिस्कस करने, मोमेंटम से रिलेटेड ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force is directly proportional to change in momentum divided by time interval। फोर्स जो होगा वो चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम इंटरवल का। ठीक है। अगर इसको हम लोग अलग अलग करके लिखें तो क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और चेंज को डिनोट किया जाता है डेल्टा। तो दोनों चेंज डेल्टा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स डेल्टा पी। ठीक है। और ये टाइम इंटरवल है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t। ये दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये हम लोगों को फॉर्मूला मिलेगा। अब क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्ट ये एक दूसरे में डिपेंडेंट है। डायरेक्ट मोमेंटम बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, मोमेंटम घटेगा फोर्स घटेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्ट बॉन्डेड है। ठीक है। दोनों को में एकदम गहरा दोस्ती का रिश्ता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या है कि अगर टाइम बढ़ता है तो फोर्स घटेगा, क्योंकि 1 अपॉन है ना। मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं कि दोस्ती का रिश्ता है और इसमें बोल सकते हैं कि दुश्मनी का रिश्ता है। टाइम घटेगा फोर्स बढ़ेगा। ठीक है। ये इसका जब हम लोग कंबाइन कर देते हैं ये दोनों को तो क्या मिलता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। यही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग इसके इम्पैक्ट पढ़ेंगे कि ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फोर्स है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। इसके एप्लीकेशंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है। डेरिवेशन भी देखेंगे। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव होकर आया? अभी तक तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो ये फॉर्मूला बदल करके क्या असेंबल करके लिखेंगे तो इसको हम लोग डिराइव करके फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है। यूनिट देखेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम को समझने से पहले हम लोग समझते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? अब जैसे सपोज दैट ये कार है, ठीक है, ये कार क्या था, मूव कर रहा था।
ये कार है और ये कार मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। इसमें जो ड्राइवर था, ड्राइवर बैठा हुआ था, वो इस कार में और ज़्यादा एक्सीलेटर लिया, ठीक है, अपना कार को एक्सीलरेट किया, स्पीड बढ़ाया, तो ये कार स्पीड हो करके क्या हो गया, ये कार का स्पीड चेंज हो करके 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इस कार का स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही इसका स्पीड बढ़ा वो क्या हो गया, 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्पीड में क्या हुआ, चेंज आया। तो इस स्पीड के चेंज को हम लोग बोलेंगे डेल्टा वी, मतलब वी फॉर वेलोसिटी और डेल्टा फॉर चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज कितना आया, 10 से 30, मतलब टोटल कितना आया, 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आया। ये डायरेक्ट हम लोगों को देखने से ही कैलकुलेट हम लोग कर ले रहे हैं कि इसका वेलोसिटी में कितना चेंज आया, लेकिन मैथमेटिकली अगर कैलकुलेट किया जाता है तो वेलोसिटी में चेंज को अगर कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी इज इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसको फाइनल वेलोसिटी को v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है 30, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10। सो टोटल क्या हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी में चेंज आया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग मोमेंटम में भी चेंज को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे चेंज इन वेलोसिटी से के बाद चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, हाँ मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ये हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एवरी मूविंग बॉडी पासेस दिस मोमेंटम। जो भी बॉडी मूव कर रहा है उसमें मोमेंटम होगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, मास तो सबका होता है, मास किसी का जीरो नहीं हो सकता है, और वो अगर मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें मोमेंटम होगा। सपोज ये बॉडी मूव कर रहा है तो इसमें भी कुछ मोमेंटम है। इसके मास और इसके वेलोसिटी मतलब स्पीड को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हम लोगों को इस मूविंग पेन का मोमेंटम निकल जाएगा, ठीक है। अब मोमेंटम में चेंज क्या हो रहा है, मोमेंटम में चेंज क्या हो रहा है, सपोज दैट ये मूव कर रहा है, ये रुका हुआ है, रेस्ट में है, रेस्ट में क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, ये रेस्ट में है, ठीक है। अब जब कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ये इसका तो कुछ मास होगा, सपोज दैट हम लोग मास मान लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है। अब इस रेस्ट में इस पिन का अगर मोमेंटम निकाला जाए, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 10 ग्राम, वेलोसिटी कितना है 0। सो मोमेंटम हो गया ये पिन का 0, लेकिन जैसे ही हम इसमें एक फोर्स देंगे ये क्या होगा, मूव होगा। देखना भी हम अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हैं, ये क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है। अब जब ये मूव हुआ तो इसका वेलोसिटी मान लो, मान रहे हैं 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 1 मीटर पर सेकेंड से भी कम होगा वेलोसिटी, मान रहे हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में वो आधा मीटर चल रहा है, ठीक है। मास कितना था 10 ग्राम था। अब इसका मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, ये था इनिशियल मोमेंटम, ये है फाइनल मोमेंटम। मास, सॉरी मास कितना है 10 है मास, वेलोसिटी कितना है 0.5। सो क्या हो जाएगा 5 pf, pf इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का यही यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब क्या हो गया, मोमेंटम इनिशियली 0 था लेकिन फाइनली क्या हुआ 5 kg मीटर पर सेकेंड हो गया, है ना। अब चेंज इन मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस डेल्टा, यहाँ मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है 5, इनिशियल मोमेंटम 0, मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया 5 हो गया। इसी तरह से और चेंज इन मोमेंटम का एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट कोई ट्रक है, ठीक है, ये इनिशियली मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से और वेट है 1000 kg, ठीक है। मास है 1000 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका
इसको और ज़्यादा फोर्स दिया गया और इसने अपना स्पीड बढ़ाया। इसका जो ड्राइवर था वो क्या क्या किया, इसका स्पीड बढ़ाया। तो इस ट्रक का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास तो चेंज नहीं होगा 1000 kg। अब इसका मोमेंटम अगर निकाला जाए तो इस स्टेट में जब वो ये ट्रक 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रहा था, तो इस स्टेट में इसका मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम लिख सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 1000, वेलोसिटी 10, तो क्या हो गया 10,000, ठीक है। अब इस स्टेट में फाइनल मोमेंटम निकाला जाएगा 50 इंटू 1000, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा 50,000। मतलब मोमेंटम क्या हो गया 10,000 से 50,000 हो गया। चेंज इन मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी से। डेल्टा पी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना है 50,000 माइनस 10,000, टोटल कितना हुआ 40,000। 40,000 kg मीटर पर सेकेंड इस ट्रक का क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। इसको हम लोग ऑब्जर्व करना कि कैसे मोमेंटम चेंज हो जाता है, ये भी सीखेंगे, ठीक है। इससे पहले अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला अब, ठीक है। फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम, इसको लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब पी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा एम वी मतलब मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, पी इनिशियल इज इक्वल टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे m मास दोनों में कॉमन है, मास नहीं चेंज हो रहा है, सो मास को कॉमन लेंगे v माइनस यू अपॉन टी। इस v माइनस यू अपॉन टी रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए को इधर लेंगे v माइनस यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला याद रखना है। a इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू बाई टी। सो ये होल टर्म को हम लोग चेंज करेंगे a से। सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, ओके। अब जब प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट लगाते हैं। वो सपोज दैट न्यूटन ने कांस्टेंट के लिया एम ए और इस कांस्टेंट के का वैल्यू 1 पुट किया, न्यूटन में पुट किया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया, तो F इज इक्वल टू आ गया एम ए। यही फॉर्मूला तो हमारी बुक में दिया होता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये था डेरिवेशन फोर्स का, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, क्या हम लोग एप्लीकेशन उसका हम लोग अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। इस इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम जो होता है, इस फोर्स का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखने के लिए मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। एक क्या था, 5 तल्ला का बिल्डिंग था, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के जो अपर फ्लोर था, सबसे ऊपर का जो फ्लोर था, उसमें क्या हो गया, आग लग गया। इसमें बहुत ही किसी वजह से आग लग गया। इसके लिफ्ट में, सीढ़ी में, सब में आग था। अब यहाँ के लोग क्या हो गया, यहाँ पे फंस गए। जो सबसे अपर फ्लोर में रहते थे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे, वो क्या हुए, वहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से फंस चुके थे। लिफ्ट में भी आग था, सीढ़ी में भी आग था, वो लोग नीचे नहीं आ सकते थे। तो इस आग से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया, यहाँ कूदना शुरू किया नीचे। सोचे ऐसे कि इधर से कूदेंगे बच जाएंगे, इधर इन लोगों ने कूदना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो इस ज़मीन पर ग्राउंड में कूदना शुरू किए, ग्राउंड यहाँ तक तो वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो इस ग्राउंड में पहुँचे, ज़मीन से जैसे ही टकराए, वो क्या हो गए, मर गए, डेड।
ठीक है, मतलब एक मुसीबत से बचे लेकिन दूसरे मुसीबत में आकर के फंसे। तब उन लोग, क्योंकि जब बार बार सभी लोग कूद रहे थे इस आग से बचने के लिए, घबराहट के मारे कूदने लगे थे, तो इन लोगों ने या फिर नीचे में जो खड़े थे वो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ना ट्रैम्पोलिन बिछाना शुरू किया। मतलब गद्दा, अपने घर में जो मैट्रेसेस या फिर पिलो कुशन, जितना भी कुशन पिलो या फिर गद्दा बेड का था, सब बिछाना शुरू किया। और फिर यहाँ पे अच्छा खासा ऐसे ऊंचा जैसा गद्दा बिछ गया। अब जितने बचे हुए थे कूदे जा रहे थे, कूदे जा रहे थे। अब गद्दा बिछाने के बाद जितने लोगों ने इस गद्दा में कूदा वो लोग क्या हुए, सेफ बच गए। ठीक है, इस गद्दे में कूदने की वजह से सेफ बच गए। तो अब ये दोनों केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें फोर्स का, पहले वाले केस में फोर्स का क्या इम्पैक्ट था और गद्दा बिछाने के बाद का फोर्स का क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर चेंज इन मोमेंटम हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस के डिस्कशन हम लोग करते हैं कि जब कोई गद्दा बिछा हुआ नहीं था और लोग क्या हो रहे थे, कूद रहे थे और फिर ग्राउंड से टकराने के बाद मर भी जा रहे थे। तो जैसे ये कूद रहे हैं इनिशियल, इसका तो बॉडी का मतलब जो भी कोई बंदा होगा उसका तो कोई मास होगा। ठीक है, 60 kg 70 kg 50 kg कुछ भी मास होगा और इनिशियली उसका वेलोसिटी भी कोई होगा। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, mu। और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसका मोमेंटम बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, कोई बॉडी जब ऊपर से रिलीज होता है, गिरता है, तो उसका नीचे वेलोसिटी बढ़ता है। यहाँ तक इसका वेलोसिटी खूब बढ़ेगा, मतलब ग्राउंड से टकराने से पहले पहले तक भी उसका वेलोसिटी खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम हाई हो जाएगा, लेकिन कितना भी वेलोसिटी बढ़ गया है यहाँ तक वो लोग सेफ रहेंगे। जब तक ज़मीन से वो नहीं टकराए क्या है, वो लोग सेफ है। लेकिन जैसे ही ज़मीन से टकराए क्या हो गया, मोमेंटम, वो जो फाइनल मोमेंटम है वो ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हुआ, क्योंकि ज़मीन से टकराने पर उसका वेलोसिटी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। वो लोग स्टॉप हो गए, वेलोसिटी ज़ीरो हुआ। मास जितना भी है, मास इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही तो मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ज़ीरो हो गया एकदम। यहाँ तक तो हायर मोमेंटम था, फिर ज़ीरो हुआ। इनिशियल मोमेंटम से mu का कोई वैल्यू था और फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। मतलब एकदम से ज़ीरो हो गया। और जैसे ही वो लोग गिर रहे थे, टाइम क्या लगा, एकदम टाइम बहुत ही कम लगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रही थी। इतना एकदम क्षण भर में वो लोग गिर रहे थे, जिसके वजह से ग्राउंड से टकराने की वजह से मर गए। लेकिन अगर जब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं, तो सेकेंड केस में यहाँ पे गद्दा बिछे हुए होने की वजह से वो लोग सेफ बच गए। क्यों सेफ बच गए, क्योंकि क्या हुआ, जैसे ही ये लोग यहाँ पर कूदना शुरू किए, गिरना शुरू किए, ठीक है, इस गद्दे के वजह से वो क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ही आए गद्दा से टकराए। ठीक है, गद्दा से टकराए, तो टकराने के बाद वो क्या हुआ, गद्दा में थोड़ा गए, फिर गद्दा थोड़ा ऐसे ऊपर अप हुआ, फिर नीचे हुआ। मतलब इसका वेलोसिटी भी डिक्रीज हुआ उस टाइम इंटरवल में, और टाइम भी ज़्यादा लगा। फर्स्ट केस में टाइम, इतना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम क्या हो गया, लेस देन ज़ीरो। मतलब बहुत ही कम हो गया, 0.001, मतलब एकदम ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में। लेकिन जैसे ही गद्दा रखा गया उसका टाइम को थोड़ा बढ़ा दिया गया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब टाइम, फर्स्ट केस में टाइम इतना कम लगा, एकदम क्षण भर में वो लोग गिर गए, मर गए। लेकिन इतना कम टाइम होने की वजह से मोमेंटम ज़ीरो हो गया, और कम टाइम में हुआ जिसके वजह से वो लोग डेड हो गए। लेकिन सेकंड केस में गद्दा रहने की वजह से टाइम इंटरवल थोड़ा बढ़ गया, जिसके वजह से वो सेफली बच गए। मतलब वेलोसिटी बढ़ने से कुछ नहीं होता, वो लोग वेलोसिटी बढ़ने की वजह से नहीं मरे, बल्कि टाइम इंटरवल इतना कम हुआ, मोमेंटम क्षण भर में ज़ीरो हो गया, जिसकी वजह से फोर्स एकदम बढ़ गया। ठीक है,
क्षण भर में क्या हो गया, फोर्स एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत फोर्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से उन लोगों के बॉडी पर इम्पैक्ट हुआ और वो लोग मर गए। लेकिन सेकंड केस में टाइम भी ज़्यादा लगा और वेलोसिटी भी, इस गड्ढा की वजह से वेलोसिटी भी डिक्रीज हुआ। इसके वजह से वो लोग क्या हो गए, सेफली बच गए। इंजरी हुई होगी लेकिन थोड़ा मतलब कम हुआ और वो लोग सेफली बच गए। ठीक है, अब ये केस को अगर हम लोग और डिस्कस करें, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। 2 कांच का ग्लास लेना, ठीक है, 2 कांच का ग्लास लेना। अब एक ग्लास को सीधे डायरेक्ट ग्राउंड में, आपके जो रूम का फ्लोर होगा, ठीक है, टाइल्स मार्बल पक्का कुछ भी होगा, उसमें डायरेक्ट गिराना, क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन एक ग्लास लेना, उसमें क्या करना, कुशन या फिर बेड का जो गद्दा है उसमें गिराना, तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है, नॉन ब्रेक। इस केस में ब्रेक, ये केस में ब्रेक क्यों हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट ग्राउंड से टकराया और क्षण भर में एकदम आकर के फटाक से गिर गया। लेकिन इस केस में कुशन में गया, कुशन थोड़ा ऊपर हुआ नीचे हुआ, इस टाइम इंटरवल में टाइम भी ज़्यादा लगा और क्या हुआ, उसने वेलोसिटी अपना डिक्रीज किया, जिसके वजह से मोमेंटम एडजस्ट हुआ और फिर ये ग्लास टूटने से बच गया। ठीक है, ये था चेंज इन मोमेंटम का इम्पैक्ट, जिसके वजह से मोमेंटम का चेंज ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर चेंज क्या हो जाता है, मोमेंटम का चेंज ज़्यादा हो जाता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाइयर हो जाता है, अचानक से यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है एकदम क्षण भर के टाइम में, थोड़ा से टाइम की वजह से, जिसके वजह से ये फोर्स क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इस केस में वेलोसिटी भी कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये गद्दा में जैसे ही गिर रहा है इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जा रहा है और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से ये ग्लास ब्रेक नहीं हो पाता है। ठीक है, ये था इम्पैक्ट इस फोर्स का। अब इसको एप्लीकेशन के तौर पे हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, आप लोग देखना कि जो बॉल कैच करता है, तो बॉल कैच करने के लिए वो अपने हाथ को ऐसे करके पीछे ले जाता है थोड़ी देर, ताकि टाइम इंटरवल बढ़ जाए और जो बॉल की वजह से हमारे हाथ में फोर्स लग रहा है वो थोड़ा टाइम इंटरवल ज़्यादा होने की वजह से फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाए। ठीक है, उसी तरह से हाई जंप जो करता है, तो हाई जंप वाले लोग को नीचे में रैंप में सैंड दिया जाता है, बालू दिया जाता है, ताकि वो थोड़ा दूर ऐसे मतलब स्लिप करके जाए और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाए, जिससे कि वो उससे कम चोट लगे। लेकिन डायरेक्ट ही अगर कोई हाई जंप करके गिरता है फ्लोर पर, तो उसको बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हम लोगों ने क्या सीखा आज, फोर्स इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को जब हम लोग डेराइव किए तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिट की बात करें तो फोर्स है तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला तो पढ़ना नहीं है। और ये क्या होगा, ये फोर्स है तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। व्हाट इज फोर्स, what force would be needed to produce, what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square in a ball of mass 6 kg। एक बॉल है, ठीक है, इसका मास है 6 kg और इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें हम लोग कितना फोर्स, इस बॉल में कितना फोर्स लगाएंगे कि ये बॉल 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा। ठीक है, मतलब मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 6, एक्सेलरेशन कितना है 4, 6 4 जा 24 न्यूटन। 24 न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे इस बॉल पर, तो वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेट, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसका वो एक्सेलरेट कर जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इतना जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उससे कंक्लूजन अगर निकाले तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का अगर लॉ लिखने आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन
ये लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम the rate of change of momentum is directly proportional to the rate of change of momentum the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force. ठीक है, and takes place in the direction in which force acts and takes place in which the force act in which the direction of force acts। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब इसको मैथमेटिकली अगर लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन टी। डिराइव करना होगा तो हम लोग इस तरह से डिराइव करेंगे, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एम ए और फिर एफ इज इक्वल टू एम ए। ये हम लोगों का डेरिवेशन हो गया। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिटेल्स में, और इससे रिलेटेड हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो इट्स ओवर। इसके बाद हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बेस सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।